हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने इस डिजायर पॉइंट क्लासेस में सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए उन बच्चों की जो हाल ही में 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। अभी आप लोग बच्चा 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप ऐसा तो है नहीं 10th के बाद पढ़ाई नहीं। 10th के बाद भी आपका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा। 10th के बाद आप पहुंचोगे क्लास 11th क्लास। अगर आपको मैं बताऊं कि मैं कौन हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं सेल्फ कार्तिकेय उपाध्याय योर फिजिक्स एजुकेटर, और मैं इस चैनल पर नया हूं, इस प्लेटफॉर्म पर नया हूं। एंड आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आप सभी के लिए बेहतर एक फ्यूचर में आपको फिजिक्स के लिए गाइडेंस करूंगा। और आप सभी के लिए फिजिक्स के लिए जो धुआंधार तरीके से जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, एक्चुअली दिक्कत क्वेश्चन से न्यूमेरिकल में नहीं आती। दिक्कत जो हमें आती है वो कॉन्सेप्ट को ना समझ पाने की वजह से, बेसिक्स कमजोर होने की वजह से। तो क्लास 11th की सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा 11th में आता है 10th का बोर्ड एग्जाम दे करके और बहुत ही लो फील करता है और रिलैक्स मोड में चला जाता है। बेटा एक एक सजेशन दूंगा, उसको इग्नोर मत करना कि क्लास 11th जो है ये आपकी बेस है। फ्यूचर के किसी भी एग्जाम के लिए क्लास 11th आपका बेस है, तो प्लीज डोंट इग्नोर योर बेस और इस क्लास को सीरियस लेना। 12th से ज्यादा सीरियस, 10th से ज्यादा सीरियस अगर क्लास 11th को कोई बच्चा ले लेता है तो उसको कोई भी क्लास टफ नहीं लगती, कोई भी एग्जाम टफ नहीं लगेगा। फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स का जो मेन बेस है बेटा वो क्लास 11th में स्टार्ट होता है। अगर आपने यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ लिया, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लिया, अगर आपने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, अगर आपने यहाँ पे वेव एंड ऑसिलेशन सीख लिया, तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा जो आपको फिजिक्स कमजोर कर दे। तो बेटा ये कीप इन माइंड कि आपको दिमाग में रखना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर क्लास 11th। लेकिन हाँ 10th का पेपर दे लो पहले, 10th का पेपर दे के आओ मस्त। जो भी हुआ पेपर, जैसा भी हुआ ठीक है, अभी तक जैसा रहा आपका स्टडी कोई बात नहीं, परिवार को विश्वास दिलाओ और 11th में बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे और लंबी उड़ान करेंगे, है ना। उड़ान बैच में लंबी उड़ान भरने वाले हैं अपन लोग। चलो इतना समझ गए। तो क्लास 11th में चैप्टर्स आप सभी को पता ही होंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग जो होती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कहाँ से होती है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो मैं आपको थोड़ा सा, एक वीडियो है डेमो वाला, तो आज पहला लेक्चर है तो मैं बहुत कुछ तो नहीं पढ़ाने वाला, बट जो बताऊंगा वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि क्लास 11th में जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तुमको मैं क्लास 11th को अगर कंपेयर कराऊं बेटा, सबसे बड़ी बात बच्चा समझ नहीं पाता क्लास 11th क्यों पढ़े, सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये जो क्लास 11th है ना, ये आपके लिए फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास बनने वाली। कैसे, आओ समझते हैं। अगर क्लास 11th की बात की जाए तो अगर आपने 9th को पढ़ा है, क्लास 9th को थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी, बहुत ज्यादा नहीं, तो क्लास 11th आपको 9th जैसी ही दिखने वाली। जो फील आपके मन में 9th के लिए था वही फील 11th के लिए भी रहेगा। वैसे ही चीजें आपको मिलने वाली हैं, बट इन एडवांस मोड, ठीक है। ये बट इन एडवांस मोड को दिमाग में रखना। 9th में बेटा आपने पढ़ा मोशन, वो क्लास 11th में फिर से मिलने वाला है। 9th में आपने पढ़ा एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये आपको क्लास 11th में भी मिलने वाला है। 9th में बेटा आपने पढ़ा वर्क एनर्जी पावर, ये भी क्लास 11th में मिलने वाला है। बेटा 9th में ही आपने पढ़ा साउंड एंड वेव, ये भी क्लास 11th में मिलने वाला है। ये तो बेसिक्स थे क्लास 11th को। अगर आपको समझना है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो क्लास 9th का ये सिलेबस एक बार रिवीजन कर लेना। क्लास 11th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट। जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे किसी तरह के डिफेंस के एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए क्लास 11th एक बेस की तरह काम करेगा। एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो बेटा, क्लास 11th को इग्नोर मत कर, ठीक है। अब क्लास 11th में स्टार्टिंग होती है आपकी, सबसे पहले आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। अब देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 में जो पहला चैप्टर आता है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें फिजिक्स क्या होती है, क्या क्या इन्वेंशंस होते हैं, उनकी स्टडी कराई जाती है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। और सबसे बड़ी बात बेटा, फिजिक्स क्या होती है ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता है। कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं फिजिक्स के बारे में वो सब आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड अगर पढ़ना हो तो मैं बाद में इसका वीडियो सेपरेटली डाल दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं, जो आपको थ्योरेटिकली अच्छा लगे, आपको जहां से चीजें नॉलेजेबल मिले, मैं वो चैप्टर लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहां से आपको स्टार्ट करनी है आपकी पढ़ाई। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्या पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए बच्चा, तो फिजिकल क्वांटिटी आप सभी को पता होगी थोड़ी बहुत। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी बातें कहें, बट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये हमें सीखना है। इनके टाइप्स की स्टडी करनी है, ठीक है। फिर इसी में आएगा यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स, ठीक है। फिर इसी में पढ़ेंगे बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इनकी स्टडी करेंगे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को पढ़ने के बाद
अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सिंपली डायमेंशन क्या होते हैं, है ना। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एंड नाउ लेट्स लास्ट आता है आपका एरर्स। क्या आता है? एरर्स। इनको हम समझने वाले। तो ये पूरा आपकी क्लास 11th का एल्गोरिथम है, फर्स्ट चैप्टर का यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन चैप्टर्स में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट को इग्नोर किया तो आप समझ जाना कि आप कन्वर्जन नहीं कर पाने हो। अगर कोई भी क्लास का न्यूमेरिकल आता है तो कन्वर्जन करना होता है, मिली एम्पियर में है तो मिली एम्पियर से एम्पियर में कैसे जाना है, माइक्रो कुलॉम है, स्टेट कुलॉम है तो कुलॉम में कैसे जाना है, टू गॉस गॉस से आपको टेस्ला में कैसे आना है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। तो इनको चैप्टर को पढ़ना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इन चैप्टर्स को पढ़ना, इन टॉपिक्स को पढ़ना, ये आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिकली साइंस के बारे में पता होगा। साइंस क्या है बेटा? साइंस क्या होती है पता है? साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस जो ये वर्ड है साइंटिया नामक शब्द से निकला। कुछ लोग साइंसिया भी पढ़ते हैं, कुछ लोग साइंटिया बोलते हैं। और बेटा ये ग्रीक भाषा का शब्द, कहाँ का? ग्रीक भाषा। साइंटिया का मतलब बेटा होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, जानना। और जानने का मतलब कुछ भी जानोगे बेटा वो विज्ञान बन जाएगा, ठीक है। जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे वो हिंदी मीडियम के, आपने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के किसी बच्चे से पूछना कि विज्ञान क्या होता है, वो एक ही डिफिनेशन देगा, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। तो बेटा ऐसा कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट है जो सुसंगठित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, या क्रमबद्ध नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वो डिफिनेशन बहुत पुरानी हो गई, हाँ बहुत पुरानी, क्या जनरल डिफिनेशन बन चुकी है आज के लिए। पर अगर साइंटिया से हम निकालें तो साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना, कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में जानना, कॉल्ड साइंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, है ना। तो इस कॉल्ड साइंस, ठीक है। अब साइंस की कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ नहीं बहुत सारी ब्रांचेस, पर हमें पढ़नी है फिजिक्स, हमें पढ़नी है केमिस्ट्री, हमें पढ़नी है बायोलॉजी, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना। फिजिक्स के पापा निश्चित नहीं है, पर केमिस्ट्री के पापा हैं एंटोनियो लिवोसियर, एल लिवोसियर। और बायोलॉजी के फादर हैं आपके बेटा अरिस्टोटल साहब, अरस्तु साहब, ठीक है। आपने ये बातें 9th में सीखी होंगी, पढ़ी होंगी। और बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के फादर हैं फिर से अरस्तु साहब, अरिस्टोटल साहब। और बॉटनी के फादर बनते हैं थियोफ्रस्टस साहब, थियोफ्रस्टस साहब, ठीक है। अब फिजिक्स के पापा की बात करें तो भैया कुछ लोग न्यूटन का नाम भी लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग गैलीलियो का नाम भी लेते हैं, और बेटा कुछ लोग आइंस्टीन का भी नाम लेते हैं, ठीक है। इन्हीं तीन का मेन नाम आपको देखने को मिलेगा। न्यूटन जो है बेटा वो मॉडर्न, आप कह सकते हो मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स के फादर हैं, किसके? क्वांटम फिजिक्स के। और गैलीलियो साहब को मॉडर्न साइंस का जनक भी कहा जाता है और फिजिक्स के बारे में इनको फादर कहा जाता है। आइंस्टीन साहब, सॉरी, न्यूटन साहब आपके मैकेनिक्स के फादर हैं, किसके? मैकेनिक्स के। आइंस्टीन साहब आपके क्वांटम फिजिक्स के फादर हैं, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बात होती है सर साइंस का फादर कौन है? भैया यही इंसान था, अरिस्टोटल, है ना, अरस्तु साहब। तो ये पूरा ओवरऑल व्यू था। साइंस क्या है? नेचर के बारे में स्टडी करना, नेचर के बारे में जानना, नेचर में जो भी होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में आपको चीजों को पता होना, ठीक है। जो भी घटेगा नेचुरली वो साइंस कहलाएगा। और या फिर आपके सामने जो भी चीज क्रियाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, सब साइंस में आते हैं। वहीं अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स वर्ड फ्यूजिस नामक शब्द से निकला है। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, यानी कंप्लीटली नेचर की स्टडी करनी है फिजिक्स में। और मैं फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं तो मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। चलो बेटा, अब यहाँ पे अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स जो ये वर्ड है फिजिक्स, ये फ्यूसिस नामक शब्द से निकला है। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है बेटा? नेचर, यानी नेचुरल फिनोमेना की हमें स्टडी करनी है, उनके लिए जो लॉज आए उनकी स्टडी करनी है। और नेचुरल फिनोमेना की लॉज को जो डिफाइंड करेगा वो कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच डिफाइंस द लॉज ऑफ नेचर, है ना, विच डिफाइंस द लॉज ऑफ नेचर। जो नियम बनेंगे, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, तो मोशन को डिफाइन कौन कर रहा है? फोर्स। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद आता है बेटा आपका यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं सर? अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स वो क्वांटिटी, वो पैमाने, वो पैरामीटर्स होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। मैंने कहा एक लेंथ है, लंबाई एक है, एक क्या होगी? मीटर होगी, किलोमीटर होगा, है ना, सेंटीमीटर होगा। यही क्या कहलाते हैं? यूनिट्स कहलाते हैं।
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी लिखना है बेटा, एक तरीका होता है आपके पास, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे और उसकी यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे? न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट लिखोगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड उसकी यूनिट को लिखना होगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू तो क्वांटिटी बताएगा, यूनिट उसकी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। समझ गया? तो ये पढ़ना है हमें, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। मैं छोटा सा मोटा सा आपको समझा दूं। अगर फिजिकल क्वांटिटी को समझना है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 प्रकार की, कुछ बच्चे 3 प्रकार की, कुछ बच्चे 4 प्रकार की। बात यह है, सही से कभी बताया ही नहीं गया कितने प्रकार की होती है। बट इनका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है। फर्स्ट वे आपका डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया, डिपेंडेंसी के आधार पर, ठीक है, निर्भरता के आधार पर। दूसरा तरीका था इनका जो वर्गीकरण किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, वो डायरेक्शन के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर बेटा? डायरेक्शन के बिहाफ पर। आज बच्चे कंफ्यूज होते हैं कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। बेटा अब यहाँ पे भी ये 2 प्रकार की होती हैं। डिपेंडेंसी में आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या आती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिपेंडेंसी में दूसरी आती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। कितनी आती हैं? डिराइव्ड। फंडामेंटल का एक नाम और है बेटा बेस क्वांटिटी। ठीक है, वहीं डायरेक्शन के बिहाफ पर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है आपकी वेक्टर। एक होती है स्केलर, दूसरी होती है आपकी वेक्टर। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया गया, एक डायरेक्शन के बिहाफ पर, एक डिपेंडेंसी के बिहाफ पर। डायरेक्शन के बिहाफ पर 2 प्रकार की स्केलर एंड वेक्टर, एंड डिपेंडेंसी के आधार पर 2 प्रकार की फंडामेंटल एंड बेस। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हमें समझना है। और इसमें आपको क्लास 11th की अगर बात की जाए बेटा, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले आप मोशन के बारे में पढ़ोगे, मैकेनिक्स को पढ़ोगे। और आज मैं ये बात कह के जा रहा हूं, याद रखना, ये वीडियो जिस भी बच्चे ने देखा वो ये फील करेगा 1 साल के बाद, एक सेशन कंप्लीट होने के बाद, कि जिसने मैकेनिक्स को नहीं पढ़ा उसे फिजिक्स नहीं आने वाला। ये सलाह मुफ्त की है, भले तुम हमसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, लेकिन मैकेनिक्स तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा तो कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। क्लास 11th पूरा बर्बाद करके बैठ जाओगे। इसलिए स्टार्टिंग की पहली किताब क्लास 11th की दिल लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। दूसरी आजान है, पूरी अजम्पशंस पे है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स उसमें भरी पड़ी है, उसमें तुम्हें अज्यूम करना है, चीजों को अजम्पशन मान के चलना है। लेकिन पहली किताब आपका बेस है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली किताब आपको सिखाएगी कि प्रश्नों को हल कैसे करना है। समझ गए बेटा? तो पहली किताब को इग्नोर मत करना क्लास 11th की, ये दिमाग में अपने रख के चलना। जिस बच्चे ने पहली किताब क्लास 11th की फिजिक्स की इग्नोर की, उसका 12th भी बर्बाद होगा। ये मेरे वर्ड से याद रखना। नहीं होगा तो कुछ बच्चे बता के सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, कुछ बच्चे करके या फील करके सीखते हैं। अगर तुम उनमें से हो कि तुम्हें फील होगा तब तुम सीखने वाले हो, तो फील होने के बाद बेटा समय नहीं बचता। जब हमें एहसास होता है हमारी गलती का, तो हमारे पास समय नहीं होता। तब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सुधारना चाहते हैं, पर सुधार नहीं सकते। समझे? एक बार तुम्हें कहानी सुनाता हूं, ठीक है? एक बहुत प्यारी सी कहानी। एक इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है? एक इंसान की डेथ हो जाती है और उसे यमराज लेने आते हैं। ठीक, तो इंसान बोलता है मेरी डेथ क्यों हुई? वो बहुत अच्छा इंसान होता है पहली बात तो, ठीक है? हम लोग की तरह बुरा इंसान नहीं होता, ठीक? बहुत अच्छा इंसान होता है। जब वो जाता है तो यमराज से कहता है कि मेरी गलती क्या थी जो मेरी डेथ हो गई? और इस तरह से अकाल मृत्यु, है ना, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई थी। तो यमराज कहते हैं तूने ये गलती की थी। तो वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है, प्रभु प्लीज मुझे एक समय दे दो, एक मौका दे दो, मैं पूरी गलती सुधार दूंगा। यमराज पता है क्या उत्तर देते हैं? कि बेटा तूने फील करना उचित समझा, तुझे महसूस हुई तेरी गलती और किसी ने बताई, काश यही गलती तो किसी और ने उस समय बताई होगी, तूने सुन ली होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। और यही बात तुम्हारे लाइफ में भी लागू होती है। आज तुम्हें टीचर बता बता कर थक जाता है कि बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, पर तुम टीचर को केवल टीचर समझते हो। पूरे लाइफ में 3 तरह के गुरु मिलते हैं बेटा, 3 तरह के टीचर होते हैं। टीचर में 3 तरह के टीचर, एक होता है टीचर, समझो आपने ये वर्ड सुने होंगे, एक होता है मेंटोर, है ना, और लास्ट वाला होता है गुरु। टीचर का काम है केवल नॉलेज देना। क्या देना बेटा? नॉलेज। मेंटर का काम है लाइफ की नॉलेज देना, लाइफ जीना सिखाना, लाइफ नॉलेज देना। ठीक है बेटा? और लास्ट होता है गुरु। गुरु का काम है कि मेंटर वाला काम भी करेगा, टीचर वाला काम भी करेगा, नॉलेज भी देगा, ठीक है, और लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस भी बताएगा, लाइफ को भी सिखाएगा। चुनाव आपका होता है कि आप क्या समझ रहे हो। अगर आप टीचर समझोगे तो आपका मतलब केवल पढ़ाई से होना चाहिए। अगर आप मेंटर समझ रहे हो तो आपका मतलब केवल उसके ज्ञान से होना चाहिए कि जो जीवन के लिए ज्ञान दे रहा है। लेकिन अगर आप गुरु मान लेते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो यही
ये तीनों क्वालिटी एक ही टीचर में पाई जाएंगी बेटा, अलग अलग टीचर में नहीं होती, एक ही टीचर में। इसके लिए तुम्हें बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास जो भी शिक्षक है, जो भी टीचर है, बस उसको ये वाला ट्रीटमेंट दो, तुम्हारे लाइफ में कभी वो अंधेरा नहीं छाने देगा, ये वादा है। तुम उसको अधिकार दो कि सर आप जो कहोगे हम करेंगे, तुम उसके हिसाब से चलो, ठीक है। और इसके हिसाब से भी चलोगे तो नॉलेज बहुत ऊपर। हमारे पास अगर नॉलेज अथाह है और संस्कार नहीं है बेटा, तो हमारा जीवन किस काम का है? किसी काम का है? हमारे पास नॉलेज है पर हमें बात करने की तमीज नहीं है, सामने लोग बैठे हैं, हम बेइज्जती करवा रहे हैं, हम र्यूड हैं, हम वियर्ड बातें बोल रहे हैं, तो हमारा जीवन किस काम का है? हम पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा तो हमारा जीवन किस काम का है? लेकिन हमारे पास जीवन का ज्ञान बहुत भरा है पर नॉलेज की कमी है। दूसरा कंडीशन, जीवन का ज्ञान इतना है कि हम लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके जीवन को सुधार रहे हैं, पर हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ज्ञान के साथ संस्कार भी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन अगर इसके पास जाते हो बेटा, तीसरा ऑप्शन, थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा संस्कार हो, है ना, तब देखो भारतीय संस्कृति कैसे आपको ऊंचाई पर पहुंचाती है। तो ये बातें क्वालिटी आपके पास एक अच्छा शिक्षक ही दे सकता है, एक अच्छा टीचर ही दे सकता है। पर हाँ, कुछ संस्था ऐसे भी हैं जो टीचरों को बांधा, और ये मैं ये वादा करता हूं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा। मैं आपको घुस के पनिशमेंट तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी करने में सक्षम हूं बेटा, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा। तो आप पढ़ाई करने के लिए पीछे मत हटिएगा। एक स्टूडेंट के लाइफ का बस एक ही काम होता है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। माँ बाप उसको कोई काम नहीं देते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम आते हैं, पेरेंट्स खुद बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर ले, तू काम हम कर लेंगे। उनके सेक्रीफाइस को आप वेस्ट मत करना। आपका जो भी गोल हो, जो भी गोल आपने पेरेंट्स से सीखा कि आपको ये, क्योंकि हम सीखते कहां से कि हमें क्या बनना है, हमारे आसपास के सराउंडिंग से। सराउंडिंग मैटर करती है, तो ठीक वैसे सराउंडिंग का भी अहम रोल होने वाला है फिजिक्स में। ये सराउंडिंग आपको सिखाएगी कि कैसा करना है, क्या करने से क्या होता है। पर इस सराउंडिंग से आपको वो सिखाए, वो एक्सपीरियंस आप पर हो, उससे पहले आपको सीख लेना, यही स्टूडेंट की कला है। और कभी ये मत सोचना टीचर तुम्हारे हिसाब से पढ़ाए, बस तुम्हें टीचर को कैच करना होना हो चाहिए। तुम टीचर को पकड़ो कि वो जितनी स्पीड चलेगा हम उतनी स्पीड से चलेंगे, उतनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। क्लास 11th मजेदार क्लास होती है। हाँ, थोड़ा सिलेबस लेंदी होता है, टेंशन होती है सिलेबस की, लेकिन उन्हीं बच्चों को जो पढ़ने में विश्वास रखते हैं, सबको नहीं होती ना भाई। बाकी बच्चे तो बिना 11th में एक भी चैप्टर पढ़े पास होकर 12th में पहुंचते हैं, और 12th में पूरा फिर भांडा फूट जाता है, रिजल्ट आता है बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं आता। तो ऐसा अगर रिजल्ट चाहिए तो अपनी मनमानी कर लो। अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए कि लोग आप पे गर्व फील करें, टीचर की बात मान लो, है ना। वादा करता हूं कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरी बात पे चलोगे तो। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज कि आपको जो चीजें पढ़नी है, याद रखना, एक वर्ड लिख रहा हूं, इसको अपने मन में बसा लेना क्लास 11 तक। ले भाई, हस्ताक्षर भी कर दिए कि मैकेनिक्स इज द जान ऑफ फिजिक्स। अगर ये फील ना हो तो बता देना, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं था, मुझे बहुत कुछ आता था, मुझे भी फिजिक्स नहीं आती थी। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैंने पहले मैकेनिक्स को, और जब मैकेनिक्स पढ़ लिया बेटे, मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगने लगे, है ना, तब फिजिक्स में सब कुछ आसान लगे। वही वेक्टर, वही प्लेन, वही ज्योमेट्रिकल, वही मोशन के इक्वेशंस, उन्हीं के साथ खेलो, जितना ज्यादा हो सके पहले किताब की प्रैक्टिस कर। उसके बाद 11th की जर्नी आपके लिए आसान बन जाए, ये मेरा वादा है। और रही बात सिलेबस की, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है आपकी, वो दो प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसको हम बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी आपकी होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 7 फिक्स है, और डिराइव्ड क्वांटिटी हम नहीं कह सकते, इसको अनलिमिटेड भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी क्वांटिटी इधर बढ़ती जाएंगी उतना रिलेशन बनता चला जाएगा, नई नई इन्वेंशंस होते जाएंगे, क्वांटिटीज बनती चली जाएंगी। क्योंकि फिर ये डिराइव्ड क्वांटिटी आपकी डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी से, ये मिलके बनी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। समझ गया बच्चा? तो ये काम आपको सीखना चाहिए, ठीक है। हम जब पढ़ाएंगे, अगली क्लासेस जब आएंगी, अभी तो ये डेमो लेक्चर है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है चीजों को। अगली क्लासेस जब आएंगी तो हम आपको सिखाएंगे क्या क्या पढ़ना है। लिख लिख के एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उस पॉइंट पर विश्वास करना। जो मेरे नोट पॉइंट होते हैं बेटा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो मेरे नोट पॉइंट को इग्नोर मत करना, ठीक है। आपको भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, इस बंदे ने जो क्लास में स्टार्टिंग में बात बोली थी वो बात सच थी।
तो आप भी उस बात पे खड़े उतरिएगा। और होली का मौसम है तो मन में आपके बहुत सारी खुशियां होंगी, बहुत सारा क्यूरियोसिटी होगी होली खेलने की, जल्दी भी होगी। आप कुछ लोग तो होली शुरू भी कर दिए होंगे, जैसे कुछ बच्चे हैं ऑफलाइन क्लासेस के तो वो तो सर लोगों के पीछे ही रंगना वगैरह शुरू कर देते हैं। सर को मौका मिले बस सर को भाई दे दो, अच्छा कलर दे दो। कोई बात नहीं, आप भी इंजॉय करना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, होली उतना ही खेलना जो आपके पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना डाले, और ध्यान रखना सेफ और हेल्दी होली खेलना, ठीक है। आप आजकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल से बने हुए कलर्स आ रहे हैं, तो प्लीज इग्नोर करना, खासकर जानवरों पर और बच्चों पर ऐसा कोई भी प्रयोग मत करना। करना होगा तो खुद पे कर लेना, ठीक है। और नहीं तो पहले गांव में जो होली खेली जाती थी ना बेटा, आपको पता है कैसे होली खेलते थे? पहले बहुत पुराने समय की बात है। आपने मेहंदी के पेड़ का नाम सुना होगा। उस मेहंदी के पेड़ की पत्तियों को सुखा करके पीस करके एक नेचुरल कलर बनता था, लाल कलर, उससे होली खेलते थे। वो कलर छूटता भी नहीं था, शायद आपको पता भी नहीं होगा। मेहंदी के पेड़ भी होते हैं, उस पेड़ की पत्तियां आज औरतें मेहंदी के पेड़ को ढूंढने से नहीं मिलते, लेकिन मेहंदी के पेड़ से पहले होली खेली जाती थी। और अब ब्रज की होली आपको तो पता है, कन्हैया के साथ फूलों की होली होती है ना, लठमार होली होती थी। तो ठीक है, हमने अपनी संस्कृति को थोड़ा सा स्किप किया है, लेकिन नहीं करेंगे। हेल्दी एंड सेफ होली खेलना कि आपके पढ़ाई में, आपके फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक। बहुत सारे केसेस आते हैं होली के दिन कि बच्चों के आंख में कलर चले जाते हैं, या फिर जानवरों के आंख में, जानवर, फिर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आप ऐसा कोई गलती मत करना। 11th है आपका, 12th है, आपके पास फ्यूचर है अभी, आप इसको सेफ रखेंगे। मैंने कहा ना, संस्कार और नॉलेज के साथ चलोगे तो लाइफ में बहुत दूर तक और बहुत लंबा चलोगे, ठीक है। तो अभी डेमो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। और जल्दी से उड़ान बैच के कोर्सेज को परचेज करिए, अफोर्डेबल प्राइस में है। डिजायर पॉइंट आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं लेकर के आएगा कि आप उसे अफोर्ड ना कर सकें। मात्र एक रिचार्ज के बराबर आपका कोर्स रहने वाला है। आप जाइए, उसको खरीदिए और क्लासेस में आइए। जब हम लोग ऐप में मिलेंगे, केवल हमारा परिवार होगा। अभी तो सब देख रहे हैं, सबके सामने सब बातें नहीं की जा सकती। जब हमारा परिवार होगा तो हम खुल के बातचीत करेंगे। आप लोग भी आइएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।